नाज़रीन, 25 जून 2021 को न्यूयॉर्क की जो ऑयल मार्केट है उसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो प्राइस थी वो $76 फी बैरल थी। उसके बाद हमने देखा कि 5 दिन के बाद ये प्राइस $76 फी बैरल के ऊपर सस्टेन करती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत में ₹3 का इजाफा कर देती है। 15 दिन के बाद 15 जुलाई को न्यूयॉर्क की जो ऑयल मार्केट है, जिसकी जो रेट्स हैं पूरी दुनिया के ऊपर ऑयल प्राइसेस का तयन करते हैं, वहां पर ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो प्राइस है आप अभी चेक कर सकते हैं, $72 के लगभग ट्रेड कर रही है। यानी पिछले 15 दिनों में ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो कीमत है $4 फी बैरल कम हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ₹11 का कहकर ₹6 इजाफा कर दिया है और नई कीमत $117.83 मुकर्रर की गई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हो रही है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा किया जा रहा है। क्योंकि जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो वो कहा करते थे कि जब भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो तो समझ जाओ कि हुक्मरान चोर है। आज मरियम नवाज ने आजाद कश्मीर में एक जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि पूरे पाकिस्तान को पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे से फर्क पड़ता है, महंगाई में इजाफा होता है। लेकिन वजीर आजम इमरान खान जो आज उज्बेकिस्तान के दौरे पर हैं, उन्हें इस पेट्रोलियम प्राइस में इजाफे से फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो साइकिल पर दफ्तर जाते हैं। क्योंकि बार बार वजीर आजम इमरान खान अपनी इलेक्शन कैंपेन में हॉलैंड के वजीर आजम का बहुत शौक से, बहुत जौक से हवाला दिया करते थे कि देखो हॉलैंड का जो वजीर आजम है वो साइकिल पर दफ्तर जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि पिछले दिनों खुर्दनी तेल की कीमत में इजाफा हुआ। 1 लीटर खुर्दनी तेल जो है वो ₹330 से बढ़कर ₹345 हो गया। एलपीजी की कीमत में इजाफा हुआ और पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे का मतलब है कि हर चीज महंगी हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट अवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो उनकी मुश्किलात में ईद उल अजहा से पहले इजाफा क्यों किया जा रहा है। पिछले 30 दिनों में 3 मरतबा पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया गया है। क्या यह सिलसिला कहीं पर जाकर रुकेगा? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम नासिर सलमान साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अशरफ मेहताब, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर रंग के। अशरफ साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद है मोहतरम राना मोहम्मद अरशद साहब, PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। राना साहब वेलकम। मैं अशरफ आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आखिर गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अवाम को रिलीफ देने की जगह हमेशा पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया जा रहा है? देखिए जी, एक तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रोग्राम का भी आपने मदू किया। सबसे बड़ी बात यह कि ये इसलिए चीज़ों में इजाफा हो रहा है कि ये बजट इनका अपना बनाया हुआ नहीं है। ये IMF की कड़ी जो शराइत थी उसके ऊपर बजट बना था, जो कि उस वक्त तो किसी को नज़र नहीं आई। जब बजट पेश किया जा रहा था और एक आधा दिन बाद भी 24 घंटे तक, तो इसको ताजर भी बड़ा अच्छा बजट करार दे रहे थे। हुकूमत तो खैर देती है, अवाम दोस्त कहते हैं और फिर ताजर दोस्त और उसके बाद पता नहीं क्या क्या सनत दोस्त। लेकिन जब 24 घंटे के बाद उनको ये पता चला और वो सामने जो हिडन टैक्सेस थे वो सामने आए, तो उसके बाद फिर शोर मच गया, हाहाकार मच गई कि बजट ठीक नहीं है। अब इसके ऊपर मैं बता देता हूँ कि जो बजट के अंदर टारगेट रखा गया है बजट वो टैक्सेस का, रेवेन्यू का, उसमें 1200-1300 अरब रुपये आपने इजाफा किया है, तो वो कहाँ से वसूल करना है? वो बाहर के लोगों से तो नहीं वसूल करना, यहाँ के लोगों से ही वसूल करना है। टैक्स नेट बढ़ नहीं रहा। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, खासतौर पे FBR के लोग हैं, वो इतने नाहल हैं, ठंडी गाड़ियों में ठंडे कमरों में बैठते हैं, वो कहाँ जाएंगे बाहर, कहाँ टैक्स बढ़ेगा? तो उस में देखा जाए 600 अरब रुपया जो पेट्रोल की जो पूरा साल सेल होनी है उसमें लेवी टैक्स लेना है, उसमें GST लेनी है, तो 600 अरब से ज्यादा वो लेना है। तो फिर कैसे लेंगे अगर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी? बातें करनी आसान है, पर इसमें मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा से सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि 2017 के अंदर पेट्रोल के ऊपर जो GST और लेवी लिया जा रहा था वो ₹9 लेवी थी और ₹12 पेट्रोल के ऊपर GST था। 1 लीटर के ऊपर, 1 लीटर के ऊपर। और इसको आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये ₹21 को तकरीबन बनते हैं टैक्सेस के। अब ये 2018 आ गया तो फिर ₹23 हो गया, ₹2 उसमें बढ़ा दिए गए। लेकिन इसके बाद तेजी से बढ़ा है पेट्रोल जो है। अब 2020 के अंदर इसकी ये आलम हो गया कि ₹22 लेवी ली गई, ₹13 GST लिया गया और ₹35 पर लीटर के ऊपर अवाम की जेब से निकाले गए। अब 2021 की बात करें तो ₹38, आप अंदाजा लगाएं कि 1 लीटर के ऊपर ₹38 जो है वो जिसमें लेवी ₹22 है और ₹16 GST टैक्स है,
तो जब इसकी कीमत बढ़ाएंगे तो यकीनी बात है आप फिर देखेंगे कि वो 17% जो टैक्स है वो भी बढ़ेगा। ये असल वजह है पेट्रोल प्राइसेस में इजाफे की। मैं वापस आपके पास आऊंगा। राना अरशद साहब, ये गुफ्तगू आपकी सुन रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इस तरह बार बार पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा करके गवर्नमेंट क्या मैसेज दे रही है लोगों को, एलपीजी की प्राइस में इजाफा करके, खुर्दनी तेल की प्राइस में इजाफा करके, कि हमें आपकी किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है? क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लगता है कि 2023 के इलेक्शन भी 2018 की तरह उनके लिए हलवा साबित होंगे? राना साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐसे पलसम मैं आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। इशू ये है कि ये जो बात आप कर रहे हैं, ये अपोजिशन लीडर मियां शबाशी साहब ने अपनी स्पीच में की थी कि ये कह रहे हैं कि टैक्स नहीं, ये टैक्स का एक समंदर उमड़ देंगे अवाम पर। और जो 610 अरब रुपए की बात की गई है पेट्रोलियम मसनूआत पर इकट्ठा करने की, तो ये उसकी शुरुआत है। आपका बजट आया तो नेक्स्ट डे 2.5-3 रुपए पेट्रोल महंगा होता है। जब 15 को तेल महंगा होता है जून को, फिर 30 जून को महंगा होता है, फिर 15 जुलाई को महंगा होता है। तो ओगरा है कौन? मैं अगर अर्ज करूंगा तो आपके सामने, जब जून 2020 में पूरी दुनिया में पेट्रोल फ्री था तो इन्होंने 74 रुपए किया था और पूरा महीना पेट्रोल नहीं मिला था। जब 26 जून को 26 रुपए लीटर तेल महंगा हुआ, ना ओगरा ने समरी मूव की, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बादशाह सलामत ने समरी मूव की और फाइनेंस डिपार्टमेंट को दरमियान में लेकर और पेट्रोल पंप के नीचे से पेट्रोल निकल आया। आफ्टर 1 or 2 आवर पेट्रोल पंपों से तेल निकल आया। मेरे भाई, वो 8 कंपनियां थी या 10 थी, उनको जो जुर्माना दिया हुआ वो फंड रेजिंग स्कीम में, जब वो फ्रंट पे बैठकर ऐसे देते हैं तो उनको जनाब गर्मजोशी के साथ उनको गले लगाया जाता है। और फिर 10 महीने के बाद नदीम बाबर, जो हम कहते थे कि ये शब्बे खून मारने वाले वुज़रा जो हैं, असल में तो ये माफिया के सरबराह हैं। और 10 माह, लेकिन जो अवाम की जेब पर डाका मारा गया वो वापस नहीं हुआ। और आज 5 रुपए 40 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है। ओपनिंग कमेंट्स के लिए मारने की एक साजिश है। मैं ओपनिंग कमेंट्स के लिए नासिर साहब के पास जाना चाहूंगा। नासिर साहब, ये सारी गुफ्तगू अशरफ मेहताब की आपने भी सुनी कि पहले 2018 में गवर्नमेंट जो है 1 लीटर के ऊपर 22 रुपए वसूल करती थी, आज 38 रुपए वसूल कर रही है। नासिर साहब, पहले गवर्नमेंट ये बहाना करती होती थी कि आलमी मार्केट में इजाफा हुआ है। आलमी मार्केट में पिछले 15 दिनों में फी बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस में $4 फी बैरल की कमी वाकई हुई है। आप लोगों ने 11 रुपए का कहकर हमेशा की तरह 6 रुपए बढ़ा दिए, क्यों नासिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे सबसे पहले तो मैं आपका और लाहौर रंग की इंतजामिया का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने यहाँ पर मुझे मौका दिया कि मैं एक तो आपको असल सूरत हाल से आगाह करूं कि गुज़िश्ता 12 महीनों के अंदर जो पेट्रोल की जो ऑयल की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में, ये $35 से बढ़कर $75 हो गई है। आपको मैं एक मरतबा दोबारा बताना चाहूँगा, पिछले 12 महीने से $35 से ये बढ़कर तकरीबन 74.55 सेंट के ऊपर आया है। और ये बतदरीज कोरोना के बुरान से निकलते हुए जो हमें टाइम लगा पूरी दुनिया को, अब पेट्रोल की मांग में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर आज भी जो पेट्रोल है वो इंडिया में ये इस वक्त 220 रुपए है, 155 रुपए है। रुपए का डॉलर भी है, नहीं, जो पाकिस्तानी रुपये के मुताबिक 220 रुपए का है। आप कंफर्म करने में आपको फिर वादे करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी रुपये के मुताबिक इंडिया में इस वक्त 220 रुपए का है, 155 रुपए का ये श्रीलंका के अंदर है, चाइना में ये 165 रुपए का है। और इस रीजन के जितने भी ममालिक हैं उनमें सबसे ज्यादा सस्ता पेट्रोल आज भी पाकिस्तान में है। और मैंने आपको पहले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक होता है लंबा आंसर, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक साल में जो प्राइस है $35 से जंप करके $76 तक आई है। ये जब $76 की 25 जून को थी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 30 जून को प्राइस 113 रुपए मुकर्रर की, यानी आप आलमी मार्केट से $76 का खरीद कर लोगों को 113 रुपए का दे रहे हैं। आज ये जब $76 से कम होकर 72 पर आ गई है तो बजाय इसके कि ये रिलीफ आप अवाम को देते, आपने 6 रुपए बढ़ा दिए। देखिए, अभी सवाल का जवाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से ओगरा की जो समरी है उसको उन्होंने 11.25
पैसे के लिए सर, वो उनको 100 रुपए recommend भी किया, भेज दें। लेकिन प्रधानी वजीर आजम ने इस हवाले से उनकी समरी को न सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि अपने रिमार्क्स देते हुए इसको सिर्फ ₹5.5 के ऊपर रखा और कहा कि जो गवर्नमेंट लोगों को भी समझ लोगों आता को है कि रिलीफ 11 की दे समरी सकती गई है, तो वो क्षेत्र देगी। बढ़ेगा। और आपने देखा भी होगा कि हमने किस तरह से पूरी दुनिया के मुकाबले में कोरोना के इस बहरान के बावजूद पाकिस्तान में ऑयल की कीमतों को ना सिर्फ मुनासिब सतह पे रखा, बल्कि इस हवाले से हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जो पूरी दुनिया के अंदर 35 से $75 ऑयल की कीमत बढ़ी है, आज भी पाकिस्तान के अंदर ऑयल की कीमतें इस रीजन के अंदर तेल के हवाले से प्राइसेस है सबसे कम है। वेरी रैशनल पर्सन, मैं आपसे बिल्कुल वन लाइनर सवाल कर रहा हूं, ठीक है, इसमें लंबी बात की जरूरत नहीं है ना, कि जब $76 फी बैरल प्राइस थी तो आपकी गवर्नमेंट $76 लेकर $113 का बेच मेरा रही थी। ख्याल है $76 अभी तक नहीं हुई है, आप चेक कर लीजिए। नहीं, ये प्राइस वहां तक नहीं गई। अभी जो प्राइस है ना 74 नहीं सर, अभी $72 कुछ पैसे है, 74.55 सेंट। जब $76 से ही कम होकर मैं आपकी बात भी मान लूं 74 पे आई है, कम हुई है, नहीं, आपने पैसे बढ़ा दिए। नहीं, मैंने आपको बताया है कि मेरे मालूमात के मुताबिक 74.55 पिछले जो एक महीने में सबसे हाईएस्ट प्राइस है। ये 3 महीने पहले $61 पर बैरल था इसका, और अब 3 महीने बाद ये 74.55 पे आया है। को आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस थी वो 75.87 थी, जिसको मैंने राउंड ऑफ किया 76, इस वक्त 72.83 है, जिसको आप राउंड ऑफ करके 73 भी कर दें। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है 74.55 सेंट है। ये चले आपकी मैं फिगर ले लेता हूं, ये और 76 मेरे ख्याल में नहीं आई कम है। ये अगर आलमी मार्केट में पेट्रोल प्राइस कम हुई है तो आपने ₹6 के मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे मुल्क में अभी भी हित्ते के दूसरे ममालिक की ये सवाल का जवाब नहीं है, बहुत कम है। सवाल का जवाब नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क में ये 220 हमारे हमसाया मुल्क में रुपए 42,000 की मोटरसाइकिल भी मिलती है 150 सीसी, जो यहां पर 70 सीसी भी नहीं मिलती। ठीक है, हमसाया मुल्क की मिसालें देने से पहले हमसाया मुल्क में मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि आपको असल में मद्दोजर जो है इसके जो पेशे नजर चीजें हैं, इसकी जो हिस्ट्री है, मैंने आपको बताया गुज़िश्ता 12 महीने में ये $35 से बढ़ते हुए 74.55 पे आया है। असद उमर साहब, उन्होंने कौमी असेंबली में खड़े होकर बयान दिया था जब वो अपोजिशन में थे कि पेट्रोलियम प्राइस अगर $80 फी बैरल को भी टच करती है तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस ₹60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप इस प्राइस को भूल जाएं, ठीक है, हो सकता है मुझे गलती लगी हो सकता है आपको गलती लगी हो, आपके फिगर ज्यादा सही हो सकते हैं। ये जो अशरफ मेहताब बात कर रहे हैं कि 2018 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1 लीटर के ऊपर अवाम से ₹22 वसूल करती थी, आज आप ₹38 वसूल कर रहे हैं। आप लोगों ने अवाम को रिलीफ क्या दिया? नासिर साहब, देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है हमने इस मर्तबा पाकिस्तान में जो टैक्स रेवेन्यू है, हम जो ठीक कह रहे थे ना, बढ़ाए हैं, हमने वो 4700 पे हम लेके आए। इससे पहले ये तकरीबन 4000 तक आते थे। इसके बाद हमने जो टैक्स का हदफ रखा है वो 5700 रखा है। डेफिनेटली हम अपने मुल्क के खर्चों को अपने आहद उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते उन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, ताकि पाकिस्तान बैरूनी कर्जों के ऊपर इन्हिसार को कम करके एक मजबूत और तवाना मुल्क के तौर पे। आजम की तनख्वाह भी शामिल है जो 8 लाख से बढ़ाकर 23 लाख की गई है। नहीं, 23 लाख रुपया पूरे साल की आप कह सकते हैं, एक महीने की कसम में आपसे पूरी जिम्मेदारी से। नहीं, ये देखिए 18 लाख से जो 23 लाख है ये पूरे साल की होगी। मैं आपको बताऊं उसकी एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि 18 लाख रुपया, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये अगर आप 18 लाख रुपया साबित कर दें तो हमें जो भी आप जिस कटहरे में भी करेंगे, हम आपके कटहरे में वज़ीर आज़म जिस महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, गवर्नर और वुज़राए आला जो आपके सरकारी अफसरान हैं, हमारा एक ग्रेड 17 का जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो भी जिस नीली बत्ती वाली गाड़ी में घूमता है उसकी प्राइस 60 लाख रुपए है इस वक्त पाकिस्तान में, जबकि इंडिया का जो सर्विसेज चीफ है वो वहां की मारुति में सफर करता है। क्या आप इसलिए लोगों की जेबों से पैसे निकालते हैं नासिर सलमान साहब? नहीं, देखिए, जो सरकारी अफसरों का जो सिस्टम है, जो सरकारी ऑफिसरों की तनख्वाहें हैं, ये पाकिस्तान में जब हम हुकूमत में आए हैं हमने इस हवाले से ना तो इस सारी चीजों को अलावा खुद से किया है, ये तरीके से
आ रही हैं, उनके आपने पास जो इजाफा गाड़ियां हैं ये ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अलाउ की है, बल्कि इस हवाले से हमने रिकॉर्ड बचत की है। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंस है, वजीर आजम हाउस के जो एक्सपेंस है, जो सरकारी दफातर के वजीर आला के लिए वजीर आला हाउस के एक्सपेंस है, नहीं है, मैं आपको हाउस के एक्सपेंस में नहीं, 18 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। आपको मैं बताऊं, जी, ये तकरीबन हमने करोड़ों के अंदर इसके अंदर कमी की है। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, आप लोगों को तस्वीर का वो रुख दिखाएं जो हकीकत पर मबनी है। वजीर आजम हाउस बजट दस्तावेज कहती है कि वजीर आजम हाउस के खर्चे में 18 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। नासिर साहब, वहां पर ना सिर्फ हमने बचत की है, बल्कि पूरी कौम को भी वजीर आजम पाकिस्तान अपनी जिंदगी, जो सादा जिंदगी के जरिए, ना वो हेलीकॉप्टर से निहारी मंगवा रहे हैं, ना वो जहां पर सिरी पाए मंगा रहे हैं, वो इस तमाम चीजों को सिर्फ और सिर्फ सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अवाम के टैक्स का जो पैसा है वो उन्हीं के ऊपर लगाया जा सके। अशरफ मेहताब, जो हुक्मरान हेलीकॉप्टर पे निहारी मंगवाया करते थे, वो अवाम से 1 लीटर के ऊपर 22 रुपए वसूल किया करते थे। मैं गवर्नमेंट के खाते की बात कर रहा हूं, और जो हुक्मरान 21 रुपए वसूल किया करते थे, लेकिन जो हुक्मरान बहुत बचत कर रहे हैं वो अवाम से 1 लीटर के ऊपर 38 रुपए वसूल कर रहे हैं। और नासिर साहब की जो दीगर बातें हैं उनको भी आप समअप कीजिएगा अपने जवाबी आर्गुमेंट में। अशरफ, इन्होंने ये कहा जी अफसरों की तनख्वाहें इन्होंने नहीं बढ़ाई, इन्होंने कहा जी उनको गाड़ियां इन्होंने नहीं दी। ये आपको याद है कि वज़ीर आज़म जब आए थे तो उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस से गाड़ियां जो है वो बेच दी थी, भैंसें बेच दी थी, और उन्होंने कहा था जी मैं खुद एक मुलाजम के साथ एक गाड़ी के साथ गुजारा करूंगा और उसके क्वार्टर में रहूंगा, जो भी वहां का क्वार्टर था। तो क्या हुआ फिर, क्या ऐसी मजबूरी कि गाड़ियां ले भी ली गई, फिर उसके बाद गुजरा को इतनी महंगी गाड़ियां तो हमने बेच दी हैं, कानून से हट के गुजरा को, हीरो को इन्होंने महंगी गाड़ियां जिनकी मालिक 2-2-2.5 करोड़ भी है वो भी लेके दी हैं, वो उन्हीं में घूमते फिरते हैं चमचमाती गाड़ी में, आप उनको चेक कर लीजिएगा। और इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की 150% तनख्वाह बढ़ाई है, 150% डिस्पैरिटी अलाउंस पता नहीं क्या डाल डूल के कोई 1-1 लाख रुपया बड़े अफसर की तनख्वाह बढ़ी है। उसके मद्दे मुकाबल 3 साल में 10% इन्होंने आम छोटे मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ाई है। मुझे ये बताएं कि महंगाई के तनासब से अगर 3 साल की उसमें लगाए तो 3% बनती है उसकी तनख्वाह, 3% बढ़ाई है, और इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चला गया। अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी इसी आ जाए, अभी ये जो इन्हीं दिनों में बजट के बाद 15 दिन के अंदर महंगाई में जो तूफान आया, वो ये चीनी जो है वो तकरीबन 32.4% महंगी हो गई, आटा जो है 28.7% महंगा हो गया, घी जो है 38% महंगा हो गया है, इसके बाद सफेद चने 21.9% महंगे हो गए हैं, दालें जो है 17% महंगी हो गई है। मुझे ये बताएं कि वो जो आप ये कहते थे बचत करनी है, वो जो एक बड़ा नारा लगाया था कि हर जगह से हमने गरीब को रिलीफ देना है, ये जो चीजें मैंने गिनवाई हैं ये क्या गरीब नहीं? मेरा ख्याल है कि नासिर साहब ने राना साहब नासिर साहब ने अपनी गुफ्तगू में असल बात बहुत ईमानदारी से बयान की है कि गवर्नमेंट ने भी तो अपने खर्चे पूरे करने होते हैं, और अगर गवर्नमेंट ने एक टैक्स का टारगेट फिक्स किया है 5700 अरब रुपए का एफबीआर के लिए, तो गवर्नमेंट उस टारगेट को अचीव करने के लिए इस तरह अगर टैक्सेशन नहीं करेगी तो गवर्नमेंट कहां से कमाएगी। इस वजह से भी पेट्रोल की प्राइस में इजाफा हुआ। पिछले दिनों राना साहब, खुर्दनी तेल जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है उसके टैक्स में 10% से इजाफा करके उसे 17% कर दिया गया राना साहब, जिसके बाद जो फी लीटर तेल है खाने का तेल वो 330 रुपए से बढ़कर 345 पर आ गया। राना साहब, सब गुजारे ये है, एफबीआर की गुंडागर्दी एक अलहदा इशू है जिस पर एक मूंछों वाला बैठाया था शब्बर ज़्यादती। सब कहते थे कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये जवाबदेह है, कहते थे कि नहीं चोरों को पकड़ने के लिए हमने डाकू भर्ती किया, ये अल्फाज थे बादशाह सलामत के। अब उस डाकू ने जो 5500 या 4000 कितने उसने 3900 अरब इकट्ठे किए और बैग पकड़ा और बैग लेके दाएं बैग तकसीम करके भाग गया चोरों की तरह। और उसके बाद अब ये रिंग रोड वाला ड्रामा देख लें कि यार रिंग रोड हम कितने में बना रहे थे और ये बादशाह सलामत कितने में बना रहे थे, और उसमें 2 गुजरा के नाम और सरेआम नाम। तो अब एक डीएमजी ग्रुप के ग्रेड 21 के मैं समझता हूं कि कमिश्नर को कुर्बान किया है। मैं कहता हूं कि कमिश्नर की आया उसकी एक्सटेंशन की अप्रूवल अगर कमिश्नर ने दी थी तो कमिश्नर को सजा मिलनी चाहिए, और अगर कैबिनेट ने दी थी, सीएम या पीएम ने दी थी, तो फिर उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? ये बहुत बड़ी ज्यादती है। फिर मैं अर्ज करूंगा हमारे दौर में तो आखिरी 6 माह आपको भी पता है कि जैसे हमने गुजारे थे, रेग रोड ऑरेंज ट्रेन बंद कर दी गई, हमारे तमाम जो मंसूबे थे उनकी फंडिंग नहीं हो रही थी, इसके बावजूद हम 21 रुपए अगर टैक्स लेते थे तो आज माशा
रियासत मदीना के दावेदार, हम तो बड़े गुनाहगार से लोग थे हैं, और ये रियासत मदीना वाले 38 रुपए का गरीब का चूस रहे हैं। एनएलसी स्कैंडल में से चौधरी मुनीस इलाही का नाम क्लियर हो गया है कि मैं उन्हें समझता वजारत हूं दी जा रही है। नहीं, ये एनआरओ मिस्टर एनआरओ जो हैं, जो चीनी वाले से भी एनआरओ लेते हैं और गरीब की चीनी 110 रुपए महंगी करके जहांगीर तरीन से एनआरओ पंजाब और मरकज के बजट के लिए लेते हैं, और अब एनआरओ काबलिग से भी ले लिया और कहते थे कि सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज इलाही, मैं तो उनको काबिल एहतराम समझता हूं, और 2.5-3 साल इंटरनल जंग होती रही और चौधरी शहजाद साहब बीमार थे तो तमारदारी के लिए नहीं आ रहे थे। फिर पता नहीं कौन सी कुव्वत, कौन सा ड्राई क्लीन हमाम को जोश आया और माशाल्लाह मजबूर किया गया। एक छोटी सी बात राणा साहब, फिर मैं नासिर साहब गुफ्ती की वजारत, नासिर साहब छोटी सी बात की वजारत, सॉरी आज गरीब रो रहा है। राणा साहब एक छोटी सी बात, फिर मैं नासिर साहब के पास जाऊंगा कि मियां नवाज शरीफ के दौर में जो वफाकी काबीना का साइज था, इमरान खान की काबीना जो है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना बन गई है, और ऐसे में कहा जाता है कि हम किफायत शारी से काम ले रहे हैं। राणा साहब, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि खान साहब का बयान निकाल लें कि वो कहते थे कि 20 गुजरा होंगे, आज 50 से ऊपर करार हो चुके हैं। एग्जैक्टली। और कोई पूछता इसलिए नहीं कि पता नहीं होता। वो चौधरी सरवर जो है उसने खुद कहा था कि हमें नहीं पता हमारी कैबिनेट की मीटिंग में कौन कौन से लोग बैठे होते हैं एज ए एडवाइजर टू पीएम। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये माफियाज की हुकूमत है। आज गरीब रो रहा है। आज ईद उल जुहा के मौका पर जिस तरह मैं समझता हूं कि इन्होंने 1.5 माह में 3 दफा पेट्रोल महंगा किया, बिजली महंगी की, और बिजली की महंगी के साथ साथ एलपीजी महंगी की। आज ईद अभी हफ्ता रहता है, जो आपका टमाटर 20-25 रुपए का था वो 100 रुपए का हो गया। मैं वापस आपके पास आता हूं। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 600 रुपए का। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। नासिर सलमान साहब ने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप भी उन्हें इंटरप्ट मत कीजिएगा। नासिर सलमान साहब, जब चीनी की प्राइस में इजाफा हुआ तो लोगों की जेबों से 500 अरब रुपए निकाले गए। एफआईए की रिपोर्ट के जरिए बताया गया कि उसमें खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन इन्वॉल्व हैं, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर हमें बताया गया कि एनएलसी स्कैंडल में चौधरी मुनीस इन्वॉल्व हैं, गिरफ्तारी तो दूर की बात, उन्हें वफाकी काबीना का हिस्सा बना दिया गया। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो कैबिनेट है वो आपके प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, सादगी के दावे करके, और आप लोगों की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं। नासिर सलमान साहब, जो आप इस तरह से सारा बयानिया अभी आपने किया है, आपने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की याद दिला दी है हमें एक मरतबा। फिर आपने में इस मामले में वो दौर याद दिला दिया जब आम सियासी कारकुन के अलावा तमाम खानदान के लोगों को ना सिर्फ ओहदों की बंदरबाट के हवाले से बल्कि जो 25 अरब रुपया अभी एफआईए ने क्वेश्चन किया है कि ये आपके अकाउंट में कैसे आया, तो उन्होंने कहा ये हमारा लायर जवाब दिएगा। हम आपको इस शफाफ हुकूमत के मुतल्लिक जो भी आपने बातें की हैं इसके हवाले ये दावत देते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आज सबसे ज्यादा आजाद है, वहां पर जाया जाए और जो बातें आपने की हैं उसके हवाले से अपोजिशन का काम है, अपोजिशन का काम है। चेंज कर दिया, चेंज नहीं कर दिया, वो रिटायर हुए हैं और आज वो यहाँ पर बैठ के इन बातों के लिए जहां की डोर हलाई जा रही थी उनसे बातें कर रहे हैं। नासिर सलमान साहब, वाजिद ज़िया की बात कर रहा हूं। उनकी रिपोर्ट, एफआईए की इदारे की रिपोर्ट है कि जहांगीर तरीन की जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स शुगर स्कैंडल में इन्वॉल्व थी। देखिए, हमने आपको कब कहा है कि जहांगीर तरीन खान साहब इस हवाले से उनके मुतल्लिक कोर्ट से केस चल रहा है और उस मामले में वो अपनी वहां पर जो पोजीशन है उसको वादे कर रहे हैं। इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि हमने इन लोगों को क्या इंग्लैंड में भगा दिया है? वो लोग सारे यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर जमानत देने के बाद यहाँ से बाहर मौजूद हैं। आप उन पे बात नहीं कर रहे। जिन्होंने अभी फोटोशॉप के जरिए एक लंदन में मौजूद शख्स को यहाँ पर कश्मीर में शो किया, आप उस पे बात नहीं कर रहे। आप कैबिनेट का साइज क्या आप बात कर रहे हैं? हमने पूरी कोशिश की है कि इस हवाले से जितने भी हमारे इदारे हैं, जितने भी हमारे इदारे हैं उनमें प्रोफेशनलिज्म लाके और उनके अंदर कई प्रो बोनो बेसिस पे काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की मैशत नहीं। आप लोग कहते हैं 3.95 इस कोरोना क्रच के दौरान इवन हमने की है, वो आपके सामने है कि पूरी दुनिया की मैशतें इस वक्त नीचे जा रही है। कम गुजारा रखना चाहिए ना। देखिए, मैं आपको साइज सवाल है कि 50 से बढ़ा दिया भी बंदे के जहन में कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर इस वक्त अदलिया में ना कोई फोन जाता है ना ही किसी की कॉल
टेप की जा रही है। आप कैबिनेट साइज अदलिया का मसला नहीं है। के आप लिए लोग कह रहे हैं ना कि आप लोग बड़ी सादगी अपना रहे हैं। इस पे सवाल आपने वजीर आजम हाउस के आपने देखिए, जो वजीर आजम का प्रोजेक्टिव है वो जहां ये समझेंगे कि पाकिस्तान के इस शोबे के अंदर बेहतरी लाने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट की पहले गलत कहते थे, हम उसको डेफिनेटली अवाम की रिलीफ के हवाले से ना सिर्फ डिप्यूट करेंगे बल्कि अपनी ठीक है। नासिर साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी नासिर को साहब, उठाया, मुझे यहाँ हम पर इंशाल्लाह एक ब्रेक कोशिश लेनी है और करेंगे नासिर, हम मज़ीद ब्रेक से बेहतरी वापस लाएं। आएंगे तो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे के जो ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर असरात उन पर मजीद बात करेंगे। नासिर सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ मेहताब और राना अरशद भी स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है अब तक। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, खासतौर पर नासिर सलमान साहब, उस इजाफे को जस्टिफाई करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अशरफ मेहताब, मुझे ये बताइएगा कि क्या सिर्फ पेट्रोल की प्राइस में इजाफा किया गया है बजट के बाद गवर्नमेंट की जानिब से? नहीं जी नहीं, मैं तो समझता हूँ कि तकरीबन 15 दिन के अंदर 10 चीज़ें मेरे पास ऐसी हैं जिसमें बच्चों की बिस्कुट है 20 रुपए का मिलता था छोटा पैकेट, आपको याद हो, उसमें 25% इजाफा किया गया, 5 रुपए बढ़ गया वो। टॉयलेट जो है, साबुन जिससे अब कहते हैं सफाई निसफ ईमान है, अब तो लोगों को जो निसफ ईमान है वो भी बेचारा महंगा पड़ रहा है। टॉयलेट के साबुन में इजाफा हुआ है, हाथ धोने वाले साबुन में इजाफा हुआ है, शैम्पू में इजाफा हुआ है। कोई चीज बताएं मुझे, मैं नहीं समझा। बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। अब ये एलपीजी की देख लें, ये 1 महीने के अंदर 5 दफा इजाफा हो चुका है, 1 महीने के अंदर। एक माह पहले गरीब रिक्शा ड्राइवर इस्तेमाल करता है। हाँ जी, 1 महीना पहले ये 105 रुपए में मिल रही थी, अब ये 170 रुपए में मिल रही है। सुबह इसकी कीमत थी 165 रुपए। अब जब मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से प्रोग्राम से पहले खाना खाने गया तो रास्ते में मैं घंटों के हिसाब से बढ़ रहा है। कीमत ही पूछ ली जाए तो उन्होंने बताया जी 170 रुपए में मिलेगी और सर्दियों के अंदर ये आप साहब का रिकॉर्ड उठा के देख ले, ये सबसे बड़ा इजाफा है, यानी इसकी कीमत जो है सतह पे पहुंची है सबसे। अब गर्मियों के अंदर अगर ये आलम है तो आप ये अंदाजा लगाएंगे सर्दियों के अंदर तो इसकी तलब बढ़ जाएगी, जो तो 300-400 रुपए में किलो में बिकेगी। राना साहब, मैं आपकी बात को एंडोर्स करूंगा कि पिछली हुकूमतों के अदवार में जो गैस की लोड शेडिंग होती थी वो सर्दियों में होती थी। इस दफा गवर्नमेंट ने गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग करके दिखा दी है। अब ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बादशाह सलामत। 73 साल में ऐसी हिस्ट्री नहीं लिखी जा सकती जो हिस्ट्री आप पेंसिल पकड़े मैं लिखाता हूं। 31 मई 2018 तक एक जिम्मेदार को 5 रुपए 35 पैसे का बिजली का यूनिट मिलता था, जो अब हो गया 14 रुपए, और रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक उसका रेट हो गया 21 रुपए। ये है बादशाह सलाम। और डीएपी की बोरी 2500 की थी जो 6000 की हो गई है। और उसके बाद अगर आप जाएंगे कि जो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करता है वो ट्यूबवेल चलाने के लिए, और उसका रेट आपके सामने बढ़ गया है। फिर आप ये देखें कि चने की दाल जो 55 रुपए थी वो 200 रुपए किलो हो चुकी है, मसूर की दाल 350 रुपए तक हो चुकी है। और उसके साथ साथ आप देखें कि जो हांडिया पकड़ी है, सुर्ख मिर्च हर घर की इस्तेमाल होती है। जैसे चीनी इस्तेमाल होनी है ना, तो बादशाह सलामत ने 70 रुपए करके फिर 110 रुपए। जो सुर्ख मिर्च है वो 250-300 रुपए किलो थी, अब वो 1200 रुपए क्रॉस कर चुकी है। यही डालडा, घी, कुकिंग ऑयल जो 120-25 रुपए का था 2.5-3 साल पहले, अब वो 330 रुपए 25 रुपए किलो हो चुका है। कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, ये मैं जरूर अर्ज करूंगा कि अगर कोई चीज सस्ती हुई है तो वो मौत हुई है और वो बिस्ती सस्ती हुई है। आज जो मैं समझता हूं कि फेडरल मिनिस्टर का एक स्टेटस होता है और उसकी एक इज्जत होती है, और आज जो गंडापुरी साहब जा रहे थे तो आम राहगीरों ने जो वहां पर रवैया इख्तियार किया, आंडे फेंक के एहतजाज किया, मैं समझता हूं कि ये दिन ब दिन चीजें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि मैं पॉलिटिकल मजम्मत करनी चाहिए ना, पॉलिटिकल बरादरी से करनी चाहिए। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं मैं पॉलिटिकल बरादरी से ताल्लुक रखता हूं, क्योंकि जब आवाम को आप चीनी महंगी देंगे, बिजली महंगी देंगे, पेट्रोल महंगा देंगे और आवाम के टैक्सेस के पैसे से तनख्वाहें लेंगे, हेलीकॉप्टर पर जाएंगे। नहीं, अवामी रद्द-ए-अमल की वजह ये थी या ये थी कि उन्होंने भुट्टो को गद्दार कहा था? नहीं, वो किसी पार्टी की तरफ से रिएक्शन नहीं था, वो आम लोगों का रिएक्शन था महंगाई के खिलाफ। ठीक है, जो पेट्रोल दाम बढ़ाया गया और स्टूडेंट की फीसें डबल हो चुकी है, और उसके साथ साथ मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि आज मजदूर परेशान साहब 1 मिनट दीजिएगा। नासिर साहब, आपने राना साहब का एलिगेशन सुना कि लोगों में जो गम गुस्सा है अब वो ट्रांसलेट हो रहा है कि आपके वुजरा जहां पर जाते हैं उन्हें मैन हैंडलिंग का सामना करना पड़ता है। क्या राना साहब की बात ठीक है? नासिर साहब, मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पूरी दुनिया
aggressive लेके देखा है मानसिक, जी। विदाउट प्रोटोकॉल ना सिर्फ इस्लामाबाद की सड़कों पे वो निकले हैं, बल्कि लोगों से बात की है कि आपने कोरोना वायरस के जब वो बगैर प्रोटोकॉल के सड़कों पे निकले तो फिल्म कौन बना रहा था? नहीं, फिल्म वो जो साथ एक अच्छा। बंदा है उनके, कोई भी ठीक वो है। कोई और बाजार में और कोई नहीं था। आपने देखा वजीर आला बुज़दार यहाँ पर अकेले बेशुमार मर्तबा गाड़ियों में निकले, लेकिन अगर नहीं निकले तो हमने देखा है जिन्होंने यहाँ से 40 साल रूल किया है, आज भी वो गाड़ियों के काफिलों से के बगैर निकलने को तैयार नहीं है। बात का जवाब दे दें कि आपके वुज़रा को जो ये बड़ा तबाही गैज़ इंपॉर्टेंट गज़ब का बात सामना है। करना अगर पड़ रहा है। आप किसी प्री प्लान एजेंडे के तहत किसी बंदे को टारगेट करते हैं तो हम ये अभी भी आपको बताएं कि कुछ दिनों तक आप कश्मीर का भी इंशाल्लाह ताला रिजल्ट देखेंगे। जैसे गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इंसाफियन वहां पर वज़ीर आला है, नौजवान प्री प्लान एजेंडा था। तरह क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार नहीं कहा? जलसे में नासिर साहब बुलंद किया नासिर साहब में क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने इंसाफ के आपके कैबिनेट मेंबर उम्मीदवारों को नासिर साहब कामयाब करेंगे? क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार नहीं कहा था? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बात तो मेरे नोटिस में नहीं है। मैं इस पे कोई सेनेट कमेंट में नहीं कर डिस्कस सकता। की गई है ये। नहीं, मैं नासिर आपको साहब, बताऊं, ये तो आप बड़े ये मैं बिल्कुल इस मामले को नहीं जानता। सेनेट में मैं आपको डिस्कस की पूरी गई है। जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस हवाले से कोई ऐसी बात अगर आप सेनेट हुई के है, जी। प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं, जी। मेरे इल्म में नहीं रज़ा है। रब्बानी साहब ने इस और पर ये इजाज़ मैं किया है। जिम्मेदारी से कहता हूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर है, वो गद्दार नहीं लीडर थे। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं कि आप मैं उसे गद्दार कहूं? Thank you ये very बिल्कुल much. ऐसा नहीं है। Thank you very लेकिन much for being- मैं आपको बताऊं कि आपके सामने ये पॉइंट रखते हैं कि इमरान खान साहब ने हमेशा ये कोशिश की है कि पाकिस्तान के जहां जहां पर भी हमारी हुकूमत है, हमने ना धांधली करके ये जिमनी इलेक्शनों के अंदर कोई कोशिशें की हैं, ना ही हमने स्टेट नासिर साहब कि आपने बहुत जवाब दिया है। उसके सामने है आपके कि हमने ना वहां पर तरक्याती फंडों के एतबार से जो प्रीवियस आप देखते रहे, बात निकल ही आई है तो बात हमने रिपीट किया है। नासिर साहब, आपने बात निकल ही आई है तो बता ही दें कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक जो मिनिस्टर्स हैं वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते हैं, और मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर क्या कैबिनेट से हटा दिए गए हैं जो वो आजाद कश्मीर में कैंपेन कर रहे हैं? अगर ये आप मामला यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने बेशुमार लोगों को नोटिस किए हैं, हमने प्रॉपरली उन नोटिस का जवाब दिया है। हमने किसी इदारे पे आज तक हमला नहीं किया, हम इदारों का एहतराम करते हैं। वो अगर इस तरह की कोई बेज़ाब्तगी आप महसूस करते हैं कि जो आपके मेरी बात सुन लें, तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कई हुकूमती तजावीज को ना सिर्फ रिजेक्ट कर चुका है, बल्कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसके हवाले से उनका ट्वीट सबके सामने मौजूद है। आप एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कैंपेन कर सकते हैं? नहीं, मैं आपको बताऊं, छोड़े ना, इस हवाले से जो ज़ाब्ता अहलाक है उसके तहत इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस जारी करेगा और वो अपनी पोजीशन को वाजे करेंगे। आप कर देना। देखिए, मैं उनका ना तर्जुमान हूं, उन वज़रा का, और पार्टी के तो है, लेकिन ना मेरे नोटिस और ना ही मेरी इजाजत है। मैं लाहौर की पार्टी के अंदर काम करता हूं, ये सेंटर में करते हैं। बहुत अच्छी बात हो गई कि आप समझते हुए वहां पर गए होंगे। अशरफ मेहताब, ये जो बड़ी अच्छी बात की नासिर सलमान साहब ने, उन्होंने कहा कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार नहीं समझते, और जो कि राना साहब कह रहे थे कि अगर पेट्रोल प्राइस में इजाफा होता है, अशिया खुरनोश में इजाफा होता है तो लोग उसका गम गुस्सा निकालते हैं। आपको लगता है कि जिस तरह अयाज सादिक को और जावेद लतीफ को भी टारगेट किया गया, अनकरीब गद्दारी के सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन नादरा बांटना शुरू कर देगा? अशरफ, देखिए, ये तो हमारी तारीख है, स्याह तारीख है कि यहाँ पे सियासतदानों ने जिन सियासतदानों को गद्दार कहा, किसी अदालत ने उनको गद्दार जो है वो सजा नहीं दी, ना करार दिया है। लेकिन किसी एक शख्स को यकीनी बात है सजा मिली है, वो मतलब आपके सामने ही है। मकसद कहने का ये कि ये सर्टिफिकेट बांटने की बजाय अगर ये अवाम की खिदमत करते तो आज ये इनका गैज़ो गज़ब जो इनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, हर सतह पे करना पड़ रहा है। ये खुद मानते हैं, नासिर साहब भी मानेंगे, इनके जितने लोग हैं बाकी भी मानेंगे कि महंगाई की जो सतह है वो तकरीबन कोई अद्वियात में 500% से बढ़ चुकी है, और अगर दूसरी चीज़ों में देखें तो 150-200% बढ़ चुकी है। जबकि जब ये नहीं थे हुकूमत में तो ये दावा करते थे कि गरीब को रिलीफ देंगे, अमीरों से टैक्स निकलवाएंगे। होना तो ये चाहिए कि IMF की बात ये ना माने। अब अगर उस पर अंदर टैक्स की आप देख लें, वो गोशवारे जो है तो वहाँ रद्दी की टोकरियाँ पड़ी हुई हैं। असल जो टोटल है वो 32
लाख के करीब जो टैक्स गुजार है उन्होंने गोशवारे अपने जमा करवाए हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं वो तकरीबन वो सरकारी मुलाजम निजी कंपनियों के या दूसरी जगहों पे जो मुलाजमत करते हैं, जिनको पता ही नहीं है बेचारों को कि उनका खर्चा कितना है। ये हुकूमत तनख्वाह बाद में देती है या अदारे बाद में देते, पहले काट लेते हैं। एक तो महंगा, मेरी एक बात सुन लीजिएगा, और दूसरे जो है वो उसके अंदर इतने ही और डाल लें जो सनतकार हैं या जो बाकी लोग हैं। अब ये 15 लाख जो लोग टैक्स देते हैं उनमें से आप अगर एस्टिमेट लगाएं तो जो इंडिविजुअल का इनकम टैक्स है ना, आप सुन के हैरान होंगे, 72 अरब से ज्यादा नहीं है। अब 3900 अरब रुपया अगर इन्होंने इकट्ठा किया पिछली दफा, उसमें सिर्फ 72 अरब रुपया, मैं समझता हूँ शर्म की बात है कि अगर हमारे मुल्क में इतने इतने अमीर लोग हैं जो असेंबली में भी बैठे हुए हैं, बाकी जगहों में बैठे हुए हैं, तो अगर ये उस तरफ चले जाए, और क्या होता है कि वो जो बिजली का बिल है उसके अंदर तो डाल दिया जाता है मजमूई तौर पर सबको आता है। गवर्नमेंट जीएसटी लगा के गरीब आवाम, गवर्नमेंट जो है पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा इसलिए करती है अशरफ मेहताब की उससे टैक्स ज्यादा, एग्जैक्टली टैक्स ज्यादा है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा हो, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो ईरान से स्मगल होने वाले पेट्रोल और डीजल को क्यों टॉलरेट करती है अशरफ मेहताब? भाई वो यही तो है कि अगर वो ना इन्होंने रोका तो आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, सस्ता पेट्रोल आ जाएगा, तो इनका ये जवाब खत्म हो जाएगा। नहीं, वो बिक रहा है बलूचिस्तान में, कराची में पेट्रोल दस्तयाब है। आपने देखा होगा कि वहां पर जो बसें होती हैं उनके नीचे खुफिया वो खाने बने होते हैं जिनके अंदर वो पेट्रोल सैकड़ों लीटर भरा होता है, अक्सर उनमें आग भी लग जाती है। तो एक जानिब अगर आप स्मगलिंग पर काबू नहीं पा रहे और दूसरी जानिब वहां पर वो सस्ता पेट्रोल 55 रुपए 60 रुपए का बिक रहा है, तो फिर गवर्नमेंट के खजाने में क्या जाएगा अशरफ मेहताब? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मैं स्मगलिंग के हक में नहीं हूं किसी सूरत भी, लेकिन मकसद ये कहने का अगर आप स्मगलिंग बंद करते हैं, चूंकि स्मगलिंग पैरेलल इकोनॉमी में अपना किरदार अदा करती है हर सूरत में, सस्ती चीजें आती हैं तो यकीनी बात कंपटीशन होता है, सस्ती मिलती है। अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूं, आज से आप 6 महीने पहले चले जाए, जो टायर गाड़ी का जो टायर था वो 8000 रुपए में मिलता था, स्मगल होके आता था, मिक्सअप होता था और उसकी कीमत कम थी। आज वो टायर 15,000 में मिल रहा है, एक टायर 60,000 में आपको गाड़ी के 4 टायर लेने पड़ते हैं। मकसद कहने का स्मगलिंग जरूर रोके, उस तरफ भी जाए, लेकिन अब आवाम को भी तो कोई रिलीफ देना। ये ना हो कि स्मगलिंग आप रोक ले और मकामी यहाँ पे जो लोग हैं वो मनमानी करते फिरे। जैसे आपने गाड़ियों की कीमतों में ही देख लिया कि सरकार ने कहा कि हम छोटी गाड़ियों की कीमतें कम कर दी है। आज आपने देखा है कि हमारे चैनल पे ये खबर चली है कि गाड़ियां सस्ती होने की बजाय महंगी हो गई है, कौन बढ़ गया है। उन्होंने जो सस्ती गाड़ी थी 650 गाड़ी सीसी गाड़ी थी वो उसकी शॉर्टेज पैदा कर दी है और 20-25 हजार रुपया उसके ऊपर और बढ़ गया है। बड़ी गाड़ियों के ऊपर 1,40,000 से लेके 2.5 लाख तक, और जो उससे बड़ी गाड़ी है जो 2000 सीसी उससे 7-7 लाख रुपए लोन लिया जा रहा है, तो कीमत का हिस्सा है ना वो। मैंने तो जब आप एक स्टेट्समैन को वजीर खजाना बनाएंगे तो शायद वो अवाम की फलाह के लिए काम करेगा, लेकिन जब आप एक बैंकर को वजीर खजाना बनाएंगे तो जो हो रहा है वही होगा। मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे के ऊपर। राना अरशद साहब, वो जो ऑपोजिशन अवामी पॉलिटिक्स किया करती थी, अवामी इश्यूज के ऊपर एहतजाज करती थी, अब ऑपोजिशन ने करना क्यों बंद कर दिया है? नहीं, वैसा आज भी जो मरियम बीबी ने 2 जलसे किए हैं वहां पर पेट्रोल का जिक्र था। जलसा तो पहले से तय था ना? नहीं, जलसा तय था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये पेट्रोल बम भी तय है, लेकिन इधर तय था, तयशुदा शेड्यूल है। क्योंकि वो जो बैंकर का आपने नाम लिया, अल्लाह ताला उनके बुजुर्गों को जन्नत नसीब करे, जो कर्नल तरीन साहब थे बहुत अच्छे थे, लेकिन ये उनका बेटा बैंकर है, बिजनेसमैन है, और यहाँ पर भी बिजनेस के लिए उसको भर्ती किया गया है ओनली फॉर 6 मंथ। ये कैसी जॉब है जो बार बार लोगों को आजमाने के लिए, और 22 करोड़ आवाम के को उनके रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन होंगे। भैया असद उमर साहब, हमें कोई एतराज है, IMF के पास नहीं जाना, खुदकशी करेंगे भी नहीं करनी चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन बार वक्त अब भी इनके जो तरीकेकार हैं, एक तो तज़हीक ये करते हैं सब की, लेकिन ये अपने अदारों की और अवाम की तज़हीक इस तरह करते हैं कि अब देखना, अगर LNG के एग्रीमेंट्स करते हैं बर वक्त नहीं करेंगे, टाइम गुजर जाएगा तो फिर करेंगे। भी सर्दी में तो लोड शेडिंग होती है गैस की, अब लोड शेडिंग क्यों है? ये है बदकिस्मती की कि यहां जो हुक्मरान हैं अगर वो सीरियस हों, भाई अपोजिशन को अंदर करें, अंदर जमा अंदर करते जाएं, लेकिन 22 करोड़ आवाम का क्या कसूर है कि लोगों को? लेकिन आपने खुद मरियम नवाज की जानिब से जलसे में एक जुमला कह देना काफी है आपके ख्याल में राना साहब? नहीं, वो जो आप सिटिंग्स होते हैं, एहतजाज होते हैं, धरने होते हैं, पूरी तकरीर अगर उनकी सुनेंगे तो वो ऑलमोस्ट जो इनकी डेली करंट बेसिस पर कैबिनेट मीटिंग में अगर 22 या 24 पॉइंट थे तो वो यही होंगे
कि वोट कैसे अगले वाले इलेक्शन में चुराना है, ई वोटिंग कैसे करनी है। पिछले 25 जुलाई 2018 के आरटीए सिस्टम की रिपोर्ट नहीं लाएंगे। और अवाम के इश्यूज पर कभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की कि ये आज चीनी महंगी क्यों हो गई है, आज दालें महंगी क्यों हो गई हैं, जो अशरफ साहब ने बात की, कभी इन पर ठीक है, टेकअप नोटिस लेने के लेने और नोटिस लेते लेते अब वो सेनेटर अली जफर की रिपोर्ट कहां पे है जो चीनी पे लेनी थी, नहीं है। और मैं समझता हूं एनआरओ साहब, मिस्टर एनआरओ ने एनआरओ लेते लेते अब अवाम तंग आ गई है। हमें क्या एतराज कि वो मुनसलाई को मिनिस्ट्री दे दे 3 साल बाद, कोई बात नहीं, वो जैन बुख्ती को दे दे। लेकिन पाकिस्तान के आज भी मैं समझता हूं एक हफ्ते में जो अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटे अपनी ड्यूटी देते हुए शहीद हुए ना, जिनका बेटा शहीद होता है पता उनको होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन यहां पर मैं समझता हूं कि 3 साल में 10% सैलरी बढ़ती है। राणा साहब वापस आपके पास आऊंगा। अशरफ मेहताब, मुझे ये बताइएगा कि ये सिलसिला यहां पर जाकर रुकेगा या अभी पेट्रोलियम प्राइसेस में मजीद इजाफा होगा? बढ़ेगा। अशरफ मेहताब, ये 130 रुपए तक जाएगा। देखिए, मेरा जो एस्टिमेट है जिस तरह से ये जा रहा है, ये बैनुल-अक़वामी सतह पे उन्होंने $100 पे लेके जाना है, हर सूरत में लेके जाना है आस्ता आस्ता, और इस साल मुकम्मल में अगले साल तक। तो यकीनी बात अगर वहां पे कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ रुक नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो अल्लाह ही मालिक है, पता नहीं किस तरह बनता है। 2 + 2 4 ये होता है, लेकिन ये 2 + 2 6 कर लेते हैं इस तरह से। तो वो तो नहीं रुकेगा। मुझे जैसे मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है कि पेट्रोल जैसे इन्होंने कहा इंडिया में 200 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है, 220 रुपए 220 में, और श्रीलंका में फलां पे मिल रहा है। इन्होंने अभी से ये तय कर लिया कि 150 रुपए पे लेके जाना है अपना, ताकि उनसे फर्क थोड़ा सा नजर साहब है। आपका मुकाबला तो मेरा ख्याल है कि हमारा मुकाबला तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की बहादुर जो कौम है वो अब भी सबक पासपोर्ट की जो हमने इज्जत करवाई है, हमने जिस अंदाज में पाकिस्तानी कौम से नहीं, पाकिस्तानी कौम जो है पूरी दुनिया में सुरखरू हो रही है इंशाल्लाह ताला। और मजीद आप देखेंगे कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपना नाम मजीद रोशन करेगा। हमारा मुकाबला उन कुव्वतों से है जिन्होंने यहाँ पे हुकूमतों में आके अवाम को लूटा, उन्होंने यहाँ पर मिल्स बनाई, उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर बनाई। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हमने 3 साल जब आप यहाँ पर हमें देंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने ट्रेड डेफिसिट को कम किया, किस तरह से हमने पाकिस्तान जो दिवालिया करने के करीब छोड़ के गए थे, हमने उसको अपने पांव पर खड़ा किया। और ये जो आप बात कर रहे हैं तेल के हवाले से, हम इंपोर्ट के हवाले से पूरी कोशिश करते हैं कि जो चीजें हम बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं और जो रेट्स वहां पर हमें बहुत महंगे मिलते हैं, उसका आवाम के ऊपर बराह रास्त फर्क ना पड़े। लेकिन जो एलपीजी का मामला है वो भी जो उसका तरसीली निजाम है, और जो गैर कानूनी सिलेंडर मार्केट में आते हैं, वो जो एलपीजी एसोसिएशन की और गवर्नमेंट के दरमियान में एक तातुल है, उसकी वजह से बार बार उसकी शॉर्टेज की वजह से जो आवाम को थोड़ी सी मायूसी है इस हवाले से, वो कीमतों के आखिरी सवाल, गैर कानूनी सिलेंडर्स की आपने बात की, अफगानिस्तान के शहर गुजरांवाला में बनते हैं ना? नहीं, ये गैर कानूनी सिलेंडर जो बनाते हैं उनके खिलाफ हमने क्रैकडाउन किया है। तो फिर कैसे 114 के करीब हमने लोगों को अभी भी बहुत बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।